राधे राधे, साक्षी, अनु। तो सभी का स्वागत है, खैर मकदम इस्तकबाल है आज के सेशन में। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बातें की थी। यूनिफॉर्म मोशन एक ऐसा मोशन जिसमें इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंसेस तय किए जाते हैं। और फिर डिस्टेंस की बातें करी थी कि डिस्टेंस क्या होता है, किसी वस्तु द्वारा तय किया गया कुल रास्ता या रास्ते की लंबाई। आज हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट पर। डिस्प्लेसमेंट भी दूरी ही है, लेकिन ये दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी है। दो बिंदुओं के बीच की जो न्यूनतम दूरी है वो कहलाती है आपकी डिस्प्लेसमेंट। जैसे मान लिया ये कोई पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, इन दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। मतलब इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट भी दूरी ही है, लेकिन ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की दूरी है ना। द मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो बिंदुओं के बीच जो न्यूनतम दूरी है उसको विस्थापन नाम दिया गया है, यानी इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की दूरी। कल के नोट्स नहीं डले हैं, ठीक है, आज डल जाएंगे वंदना। जब भी ऐसा हो तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, हम उसको तुरंत अपडेट करवा देंगे, ठीक है। चलिए, तो लिखा है मैंने कि दो बिंदुओं के बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी वो क्या कहलाएगी, विस्थापन कहलाएगी। दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, और दो पॉइंट के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस होगी वो स्ट्रेट लाइन होगी हमेशा। क्या होगी, वो एक स्ट्रेट लाइन होगी जिसका अपना मैग्नीट्यूड भी होगा। मान लिया ये दूरी है 10 मीटर, तो ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया, है ना, कि 10 मीटर है ये दूरी, और उसकी एक निश्चित दिशा होगी। दो बिंदुओं के बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी उसकी अपनी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगा, अपनी एक दिशा होगी। इसलिए विस्थापन को हम बोल सकते हैं कि इसमें मैग्नीट्यूड और दिशा दोनों है। सो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी हो गई, सदिश राशि हो गई, यानी इसमें परिमाण भी है और दिशा भी है। मान लिया यहां से यहां तक की दूरी है 10 मीटर, और ये दो बिंदु के बीच की मिनिमम दूरी हमेशा एक निश्चित दिशा में होगी, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगी और उसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगा। सो यह एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होगी, और इसका भी एसआई मात्रक मीटर ही होगा। इसका भी एसआई मात्रक क्या होगा, मीटर होगा। एम से क्या करेंगे, इसको डिनोट करेंगे, स्मॉल एम से डिनोट करेंगे। जैसे एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं इसे हम लोग। जैसे सपोज करो कि आपका घर यहां पॉइंट ए पे है और आपका दोस्त पॉइंट बी पे रहता है। आप इसके यहां जाना चाहते हैं, लेकिन आपका एक फ्रेंड यहां सी पे भी रहता है। तो आपने बी के पास जाने का मन बनाया, फिर ख्याल आया कि चलो पहले इससे भी मिल लेते हैं। तो आप सी के पास गए, उसके बाद थोड़ी देर ठहरे, बातचीत की, और फिर वापस आ गए बी पे। तो अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें ए टू बी जर्नी की, किसकी, ए टू बी जर्नी की, तो आप मुझे ये बताओ। और मान लिया कि यहां से यहां तक की दूरी है 3 किलोमीटर, यहां से यहां तक की दूरी है 4 किलोमीटर, और यहां से यहां तक की दूरी है 5 किलोमीटर। तो व्हेन वी टॉक अबाउट द ए टू बी जर्नी, अगर ए से बी जर्नी की बात आप करते हो तो आप मुझे ये बताओ कि भाई डिस्टेंस कितनी होगी और डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी। डिस्टेंस का मान क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट का मान क्या होगा, विस्थापन कितना होगा और दूरी कितनी होगी, जरा बताएं आप लोग। ए से गया, सॉरी ए से गया, यहां पे कर देते हैं, ए से गया बी पे और बी से गया सी पे। तो ए टू सी जर्नी की बात करते हैं हम लोग, थोड़ा मैडर में लिख देते हैं, ए टू सी जर्नी की बात कर देते हैं। ए से गया बी पे, बी से आया सी पे। तो आप मुझे बताओ कि ए टू सी जर्नी की अगर हम बात करते हैं तो डिस्टेंस कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा है, अभी हम लोगों ने ये जाना है माय डियर फ्रेंड्स कि डिस्टेंस क्या होता है। पिछले क्लास में हमने पढ़ा है कि किसी वस्तु द्वारा तय किया गया कुल रास्ता या रास्ते की लंबाई को हम डिस्टेंस कहते हैं। तो आपने कितनी दूरी तय करी, 5 किलोमीटर और 3 किलोमीटर। तो यहां पे हमारा हो गया 5 + 3 विल बी इक्वल टू 8 किलोमीटर। लेकिन विस्थापन क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी। आप यहां से चले यहां पे पहुंचे, तो ये आपका इनिशियल पोजीशन, ये आपका फाइनल पोजीशन। तो ये दूरी जो होती है, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है माय डियर फ्रेंड्स। सो विस्थापन का मान जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 4 किलोमीटर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। तो देखिए, दूरी में केवल मैग्नीट्यूड है, दिशा नहीं है, दिशा निर्धारित नहीं। अभी बंदा इधर चल रहा था फिर इधर मुड़ गया, तो दूरी की कोई निश्चित दिशा नहीं होती। लेकिन हाँ, विस्थापन का अपना एक मैग्नीट्यूड भी होगा, कितना, तो 4 किलोमीटर। किधर को, तो इधर, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगा। दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी हमेशा एक निश्चित दिशा में होगी, एक निश्चित दिशा में होगी। तो डिस्प्लेसमेंट ये होगा ना, चलना शुरू किया यहां से, फाइनल यहां पे आया, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की दूरी ये होगी 4 किलोमीटर। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द ए टू ए जर्नी, अच्छा एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखो, डिस्प्लेसमेंट का जो एसआई मात्रक होता है वो मीटर होता है। डिस्प्लेसमेंट का मान पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। दूरी का मान हमेशा पॉजिटिव था, ध्यान से सुनिएगा, दूरी का मान हमेशा क्या था, पॉजिटिव था। यानी अगर कोई वस्तु ने, किसी वस्तु ने चलना शुरू किया है तो वो बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। अगर चल रहा है तो दूरी बढ़ती ही जाएगी। तो दूरी का मान हमेशा धनात्मक होता है, ऋणात्मक और शून्य नहीं हो सकता। क्योंकि अगर कोई ऑब्जेक्ट चलना शुरू किया है तो वो आगे ही बढ़ रहा होगा, जब तक वो चल रहा है तो उसकी दूरी बढ़ती ही जाएगी, दूरी का मान बढ़ता ही जाएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी है। दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। जैसे बॉडी यहां से चली, यहां पे पहुंची, तो दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी हमेशा क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन होगी, एक सीधी रेखा होगी। और इस सीधी रेखा का कुछ मान होगा कि भाई कितना किलोमीटर है या कितना मीटर है, और एक दिशा होगी। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट का मान पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों हो सकता है, ये याद रखिएगा। डिस्प्लेसमेंट का मान पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। आप कहिएगा कैसे सर,
देखो, जैसे सपोज करो कि किसी बॉडी ने यहां से चलना शुरू किया, ये मान लिया ओरिजिन है, यहां से आपने काउंट करना शुरू किया है दूरी को, तो ये मान लिया ओरिजिन है। तो बॉडी अगर इस दिशा में जा रहा है और इस दिशा में जाने को आपने पॉजिटिव लिया है, तो बॉडी जब वापस लौट रही होगी इस दिशा में, तो इसका मान क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। और बॉडी जहां से चली वहीं पे वापस आ गई, बॉडी जहां से चली वहीं पे वापस आ गई, तो विस्थापन का मान शून्य हो जाएगा। क्यों? विस्थापन क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की दूरी। तो बॉडी जहां से चली लौटती हुई वहीं पे वापस आ गई, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो गया। बॉडी ऐसे चली फिर इसी रास्ते पर ऐसे वापस आ गई। तो जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो जाए, यानी बॉडी जहां से चली वहीं पे वापस आ गई, तो विस्थापन का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, है ना। तो इस बात को हमने यहां पे लिखा है कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। विस्थापन का मान धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। और शून्य कब होगा, विस्थापन का मान शून्य कब होगा, जब बॉडी जहां से चली वहीं पे वापस आ गई। विस्थापन होता क्या है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की दूरी, प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था के बीच की दूरी। इनिशियल है, ये फाइनल पोजीशन, यहां से चला यहां पे पहुंच गया, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो बॉडी जहां से चली वहीं पे वापस आ गई, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो गया, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो गया, तो विस्थापन का मान शून्य माना जाएगा। तो जब कोई वस्तु जहां से चली वहीं पे वापस आ गई, तो ऐसी स्थिति में विस्थापन का मान शून्य हो जाएगा, विस्थापन का मान शून्य हो जाएगा। तो विस्थापन क्या होता है, दूरी क्या होती है, किसी वस्तु द्वारा तय किया गया कुल रास्ता या रास्ते की लंबाई, किसी वस्तु द्वारा तय किया गया कुल रास्ता या रास्ते की जो लंबाई है उसको हम दूरी कहते हैं। लेकिन दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी वो विस्थापन कहलाती है। बॉडी कहां से चली और फाइनल कहां पे पहुंची, इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी को हम क्या बोलेंगे, विस्थापन कहेंगे। जैसे अभी आपने क्या देखा, अभी आपने देखा कि बॉडी ए से चली कहां पे गई, बी पे, और आ गई सी पे, देखा है ना आपने। तो ये था मान लिया 3 किलोमीटर, ये था मान लिया 4 किलोमीटर और ये था 5 किलोमीटर। तो अगर हम किस जर्नी की बात कर रहे हैं, ए से चला और सी पे पहुंच गया, तो ए से चला और सी पे पहुंच गया, ए टू सी जर्नी की बात करते हैं, तो बताइए डिस्टेंस कितना होगा। तो डिस्टेंस होता है किसी वस्तु द्वारा तय किया गया कुल रास्ता या रास्ते की लंबाई। तो इसने इतना रास्ता तय किया होगा, ऐसे चला फिर यहां पे आ गया, तो यहां से यहां तक कितनी दूरी कवर करी, 5 किलोमीटर। यहां से यहां तक कितनी दूरी हुई, 3 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस हो गया 5 और 3 8 किलोमीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या बताया, डिस्प्लेसमेंट का भी क्या बताया डेफिनेशन, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी। आपने यहां से चलना शुरू किया और यहां पे फाइनली पहुंचे, तो आपने कितनी दूरी तय करी, मिनिमम कितनी दूरी तय करी, ये वाली, ये दूरी हुई ना, तो इस दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो विस्थापन हो जाएगा आपका कितना, 4 किलोमीटर। तो वही हमने लिखा है कि दूरी क्या होती है, किसी वस्तु द्वारा तय किया गया कुल रास्ता या रास्ते की लंबाई, जो पिछले क्लास में हमने बताया। तो दूरी हो जाएगी ये। और विस्थापन क्या होती है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की दूरी, प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था के बीच की दूरी। आपने यहां से चलना शुरू किया और फाइनली आप कहां पे पहुंचे, यहां पे पहुंचे ना, तो आपने मिनिमम कितनी दूरी तय करी, दो बिंदुओं के बीच की मिनिमम दूरी को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन हो गया आपका 4 किलोमीटर, आ रहा है समझ में। लेकिन हम ए टू ए जर्नी की बात अगर कर ले, ए टू ए जर्नी की मतलब आप ए से चले, बी पे गए, सी पे गए और मिलके अपने घर आ गए वापस। तो ए टू सी जर्नी की अगर हम बात करते हैं, तो आप मुझे बता दो कि डिस्टेंस कितना होगा, दूरी कितनी होगी, और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, अगर समझ गए हो तो। जिसने पिछला क्लास नहीं देखा है उसको नहीं आएगा समझ में, डायरेक्ट एंट्री मारोगे मेरी क्लास में, बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो अगर किसी की कोई क्लास रह गई है, छूट गई है, तो पिछली क्लास जरूर देखकर आया करो, ठीक है। जल्दी बताओ। अब इसको हम ट्रेन बोल देते कि एक ट्रेन ए से चली, बी पे गई और सी पे आ गई, तो बताओ डिस्टेंस कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। दूरी विस्थापन के बराबर कब होगी, जब बॉडी सीधी रेखा में चल रही है, ऐसे ही चली है, तो जितनी दूरी होगी उतनी ही विस्थापन होगी, बिल्कुल होगी नितेश। तो आप कहिएगा सर दूरी क्या होती है, दूरी होती है किसी वस्तु द्वारा तय किया गया कुल रास्ता। तो ए टू ए जर्नी को कंसीडर करें, तो देखो बॉडी चली, ए से गई बी पे, बी से गई सी पे और सी से वापस आ गई ए पे, तो कितनी दूरी तय हुई, ए से बी तक जाने में 5 किलोमीटर, बी से सी तक जाने में 3 किलोमीटर, और सी से फिर ए पे आने में 4 किलोमीटर, तो 12 किलोमीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा, क्योंकि आप यहीं से चले और यहीं पे वापस आ गए। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की दूरी को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है जी। हाँ एनटीपीसी में काम आ जाएगा, लेकिन उसमें थोड़ा और डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए जीएस स्पेशल के बैचेस आपको ज्वाइन करने पड़ेंगे। चलो एक और एग्जांपल से समझाते हैं आपको। जैसे मान लिया कि ये कोई सर्कुलर पाथ है, ठीक है, ये सर्कुलर पाथ है, ये कोई वृत्तीय पथ है, ठीक है। सर्कुलर पाथ है जिसका रेडियस जो है वो आर है, जिसकी त्रिज्या आर है, ये इसका सेंटर है ओ। और कोई वस्तु यहां से चलना शुरू करता है ए से और ये बी पे आ जाता है, बी पे आ जाता है। तो ए टू बी जर्नी को अगर हम कंसीडर करें, ए टू बी जर्नी को, बॉडी ए से चला बी पे आ गया, ऐसे चलते हुए, ये बॉडी ए से चली और ऐसे चलती हुई बी पे आ गई। तो आप मुझे बताओ कि डिस्टेंस का मान कितना होगा, दूरी कितनी होगी, और विस्थापन कितना होगा, विस्थापन कितना होगा।
देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। तो देखो, अभी तक किसी का उत्तर नहीं आया। साक्षी, गोविंद, नितेश, मुस्कान, हिना मलिक, जितने लोग भी लाइव हैं जल्दी से उत्तर दें, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ये। ए टू बी की बात कर रहे हैं, ए टू बी, ए से चला बी पे आ गया, ये इस जर्नी को कंसीडर कर रहे हैं अभी। ये वाली जर्नी ऐसे चला और बी पे आ गया, तो इस दौरान बॉडी ने कितनी दूरी तय करी और कितना विस्थापन हुआ। तो दूरी क्या होती है? वस्तु द्वारा तय किया गया कुल रास्ता, ये वाला, ये रास्ता हुआ दूरी। तो अगर देखो, ये बॉडी एक पूरा चक्कर लगा लेता है इस सर्कुलर पाथ का, इस वृत्तीय पथ का एक पूरा चक्कर लगाता है, तो कितनी दूरी तय होती? कितनी दूरी तय होती? इसके सरकमफेरेंस के बराबर ना, 2 पाई आर। ये दूरी कितनी होती? 2 पाई आर के बराबर होती। अगर ये पूरा चक्कर लगा लेता तो कितनी दूरी तय होती? 2 पाई आर। मैथ तो आप हमसे अच्छा जानते हैं, राकेश सर आपको मैथ्स पढ़ा रहे हैं, तो मुझसे तो बहुत अच्छा मैथमेटिक्स होगा आपका, है कि नहीं? तो 2 पाई आर, लेकिन ये कितनी दूरी तय करी? आधी दूरी ना, तो 2 पाई आर बटा 2, तो ये खत्म हो गया, तो दूरी हो गई पाई आर। लेकिन आप बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? तो डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की दूरी। यहां से चलना शुरू किया, यहां पे पहुंच गया, तो दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है भाई साहब। तो ये देखो, अगर आर है तो ये वाला भी क्या होगा? आर ही होगा, ये सब रेडियस है। तो आर प्लस आर बराबर 2r। नहीं आया समझ में? आर और आर 2r के बराबर हो जाएगा। ये रेडियस है तो ये भी रेडियस ही होगा, तो टोटल दूरी हो गया आर प्लस आर 2r के बराबर। ठीक है, आया समझ में? लेकिन अगर हम ए टू ए जर्नी को कंसीडर करें, मतलब आप जो है जॉगिंग कर रहे हैं सर्कुलर पाथ पे, और यहां से चलते 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 इस जॉगिंग करते हुए इस सर्कुलर पाथ का एक ट्रैक आपने, मतलब पूरा एक चक्कर लगा लिया, तो ए से चले ए पे आ गए आप, मानते हैं, तो बोलिए कि डिस्टेंस का मान क्या होगा? दूरी कितनी होगी भाई साहब, और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? अरे आ रहा है समझ में या ऊपर से जा रहा है? तो विस्थापन में और दूरी में ये अंतर होता है। विस्थापन भी दूरी ही है, लेकिन ये दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है। तो आपके साथ डिस्टेंस क्या हुआ? ये पूरा एक चक्कर लगाया। तो अगर कोई वृत्तीय पथ है जिसकी त्रिज्या r है, तो उसका एक पूरा चक्कर ऐसे आप लगाते हो, तो ये दूरी कितनी होती है? इसके सरकमफेरेंस के बराबर 2 पाई r। तो डिस्टेंस हो गया हमारा कितना? 2 पाई r। और डिस्प्लेसमेंट हमारा हो गया 0 ना। बॉडी जहां से चली माय डियर फ्रेंड्स वहीं पे आ गई, जहां पे चली वहीं पे आ गई। बफरिंग बफरिंग यहां से नहीं हो रही है आपके एक बार। तो दूरी और विस्थापन का कॉन्सेप्ट यही होता है माय डियर फ्रेंड्स, इसको याद रखिए। हाँ बिल्कुल हिना, विस्थापन 0 होगा। खुशी, डिस्टेंस 2 पाई आर होगा। बहुत खूब। हिमांशी, नितेश, मुस्कान, रश्मि यादव, सबने सही उत्तर दिया, क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड। हिमांशी फोगाट कह रही है कि डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, तनु ने कहा 2 पाई आर होगा, क्या बात है। तो ये होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इसे हमें याद रखना चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, और यह एक सदिश राशि होती है, एसआई यूनिट मीटर होता है। पॉजिटिव नेगेटिव जीरो भी हो सकता है। जीरो कब होगा? जब बॉडी जहां से चली वहीं पे वापस आए। क्लियर? चलो आगे देखते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग किस पे, तो जैसे क्वेश्चन है कि एक बॉल है जिसको वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया गया है, ऊपर की तरफ थ्रो किया गया है। ये बॉल कुछ हाइट तक गया और फिर थ्रोवर के हाथ में आ गया। तो आप मुझे बता दो कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, जैसे आपने क्या किया, आपके हाथ में एक बॉल था, आपने बॉल को ऐसे ऊपर थ्रो किया, ये बॉल जो है 50 मीटर गया ऊपर और फिर आपके हाथ में वापस आ गया। तो बताइए इस संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? विकास कुमार क्या लिख रहे हैं? म्यूजिक का नोटेशन लिख रहे हैं क्या? बोलिए। तो बोलता है कि द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉल इज 0। देखो, कभी भी डिस्टेंस 0 नहीं हो सकता, तो ये वाला तो खत्म हो गया, वाहियात ऑप्शन है। डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं होता। द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल इज 0। बॉल का जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो 0 होगा। क्यों? जहां से बॉल चली वहीं पे वापस आ गई। द डिस्प्लेसमेंट इज 100 मीटर, नहीं 100 मीटर दूरी होगी। दूरी अगर पूछता कितना होगा, तो 50 मीटर ऊपर गया, 50 मीटर नीचे गया, दूरी होती कितनी? 100 मीटर। लिख रहा है डिस्प्लेसमेंट 100 मीटर होगा, ये नहीं होगा। इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा, तो सही उत्तर हमारा बी हो गया। बी सही होगा, हिना कह रही है। हिमांशी कह रहे हैं कि बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। मुस्कान, अमन, नितेश। हाँ, तो अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो क्वेश्चन बन जाएगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो कैसा भी क्वेश्चन रहेगा बन जाएगा। स्पीड पे आते हैं। स्पीड आपको ये बताता है कि कोई बॉडी कितना फास्ट चल रही है या स्लो चल रही है, और स्पीड होती है आपकी दूरी बटा समय। तो स्पीड जो होती है, यानी जो चाल होती है, वो होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। दूरी और बटा क्या? टाइम। दूरी बटा समय। इकाई समय में आप कितनी दूरी तय करते हो, यही आपका स्पीड कहलाता है। यही आपका क्या कहलाता है? स्पीड। और ये एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होगी, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होगी। और एसआई यूनिट क्या हो जाएगी बताओ? दूरी का होता है मीटर, टाइम का होता है सेकंड, तो क्या हो गया? मीटर पर सेकंड। इसको ऐसे लिखने का तरीका है। क्यों? यहां कुछ नहीं है तो पावर 1 है, ऊपर जाकर पावर -1 हो जाएगा, तो ये एसआई मात्रक हो गया। तो इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। जैसे कोई कार 40 किलोमीटर जाती है, 40 किलोमीटर जाती है 1 आवर में, तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? 40 किलोमीटर पर आवर। ये हो गई। 1 घंटे में
40 किलोमीटर, ये स्पीड होती है। और एक दूसरी कार है जो 50 किलोमीटर जाती है 1 घंटे में, तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 50 किलोमीटर पर आवर। तो आपको जैसे ही बोला जाए कि 50 किलोमीटर पर आवर, एक कार 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है और एक कार 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये तेज चल रही है, ये स्लो चल रही है। तो स्पीड आपको बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना तेज चल रहा है। और कैसे निकालते हैं? दूरी बटा समय करके हम निकाल लेते हैं, ठीक है। SI यूनिट इसका मीटर पर सेकंड होगा, बाकी यूनिट किलोमीटर पर आवर हो सकता है ना, लेकिन SI यूनिट जो होती है इसकी मीटर पर सेकंड होती है। स्पीड को हम एक यंत्र से मापते हैं जिसको स्पीडोमीटर कहते हैं। आपने देखा होगा कि कार के डैशबोर्ड पर लगा होता है जो आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड बतला रहा होता है, तात्क्षणिक वेग बतला रहा होता है कि भाई अभी आपकी स्पीड कितनी है, अभी आपकी स्पीड कितनी है, आप कितनी स्पीड से चल रहे हो। और एयर की स्पीड को, विंड की स्पीड को मापने वाला जो यंत्र है उसका नाम बता दो। विंड की स्पीड, वायु के चाल को मापने वाला जो यंत्र है उसे क्या नाम दिया गया है? त्वारिक चौधरी करेंगे सर, हम भी हैं, स्वागत है आपका त्वारिक। कहाँ थे आप? टाइम पे नहीं आए क्या क्लास में? चौधरी साहब लेट से ज्वाइन किया। तो विंड यानी वायु की स्पीड को मापने वाला जो यंत्र है वो कहलाता है अनीमोमीटर। याद कर लीजिएगा, एनीमोमीटर, एनीमोमीटर। अच्छा, विंड डायरेक्शन को ज्ञात करने वाला जो यंत्र है, विंड डायरेक्शन, वायु की दिशा, वायु की दिशा को निर्धारित करने वाला जो यंत्र है वो कहलाता है विंड वैन। क्या कहलाता है? विंड वैन। हाइग्रोमीटर तो आर्द्रता को मापता है अजल, ठीक है। हाइग्रोमीटर क्या होता है? आर्द्रता को मापता है, ठीक है। तो आर्द्रता को जो मापता है, वायु की आर्द्रता को जो मापता है वो यंत्र होता है हाइग्रोमीटर। क्लियर है? अच्छा, ये जो स्पीड का जो मान होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि दूरी का मान हमेशा पॉजिटिव है, तो स्पीड का मान भी हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि स्पीड होती है दूरी बटा समय। ये कभी भी नेगेटिव और जीरो नहीं हो सकता, ये कभी भी नेगेटिव और जीरो नहीं हो सकता। अब इसी स्पीड में डायरेक्शन को हम ऐड कर दें तो वो वेलोसिटी कहलाएगी। यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड है। जैसे मैं कहूं कि कोई कार 40 किलोमीटर से जा रही है, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, तो इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है, कितना स्पीड है? 40 किलोमीटर पर आवर। लेकिन मैं कहूं कि एक कार 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है, उत्तर की दिशा में जा रही है, तो अब इसको आप क्या बोलोगे? वेलोसिटी बोल दोगे। वेलोसिटी में अगर हम स्पीड में डायरेक्शन भी ऐड कर दें तो वो अब क्या कहलाएगा? वेलोसिटी। अब ये हो जाएगी वेक्टर। तो स्पीड बस स्केलर है और वेलोसिटी हो जाएगी वेक्टर। यहां पर था दूरी बटा समय, वहां हो जाएगा विस्थापन बटा समय, ठीक है। तो अगला जो हमारा है वो है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी जो होती है, वेलोसिटी जो होती है वो होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय। तो यह एक क्या हो जाएगी? वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगी। वेलोसिटी क्या हो जाएगी? वेक्टर हो जाएगी। और इसका मान भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकता है, क्योंकि विस्थापन का मान पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो होगा। विस्थापन का मान धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। तो वेग का मान भी धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य होगा। तो अगर स्पीड में हमने डायरेक्शन भी ऐड कर दिया तो वही वेलोसिटी कहलाएगी, और कुछ नहीं है। यूनिट वही हो जाएगी मीटर पर सेकंड, डिस्प्लेसमेंट की मीटर और टाइम की सेकंड, तो मीटर सेकंड इनवर्स हो गया। ऐसे लिखने का तरीका है। तो वहां पे था दूरी बटा समय, यहां पे हो जाएगा विस्थापन बटा समय। एसआई यूनिट वही रहेगी, सेम रहेगी। लेकिन हाँ देखिए, आप कह सकते हैं कि यह एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होगी। इसका एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड होगा, जिसको आप ऐसे लिखते हैं मीटर पर सेकंड। और ये पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। तो अगर हमने चाल में दिशा को भी शामिल कर दिया तो अब वो वेलोसिटी कहलाएगी, वेग कहलाएगा, है ना। तो सदिश हो जाएगी बस, और कुछ नहीं है। अब एक चीज होती है एक्सीलरेशन, नाम सुना होगा, एक नाम सुना होगा आपने, एक्सीलरेशन, त्वरण। एक्सीलरेशन हिंदी में इसे कहते हैं त्वरण, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं, स्मॉल ए से डिनोट करते हैं त्वरण को। त्वरण क्या होता है? वेलोसिटी में चेंज आ जाना। ये आपकी वेलोसिटी है, वेलोसिटी में चेंज आ जाना, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन आ जाना, उसको त्वरण नाम दिया गया है। तो ये जो वेलोसिटी है, वी मतलब क्या है? वी मतलब है आपका वेलोसिटी, वी मतलब है वेलोसिटी, मतलब वेग। किसी वस्तु के वेलोसिटी में अगर चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो हम कहते हैं कि भाई उसमें त्वरण है। जैसे आप कार या बाइक का एक्सीलेटर प्रेस करते हो तो कार रुकी हुई है, एक्सीलेटर प्रेस करते ही क्या होता है? स्पीड बढ़ती है, स्पीड में चेंज हो रहा है, तो हम क्या कहते हैं कि त्वरण आ गया। और त्वरण देने वाले को क्या बोलते हैं? एक्सीलरेटर। एक्सीलरेटर, एक्सीलरेशन देने वाले को क्या बोल रहे हैं? एक्सीलरेटर, एक्सीलरेशन देने वाला। तो एक्सीलरेशन का मतलब होता है वेलोसिटी में चेंज आना, और चेंज आने का मतलब क्या होता है?
चेंज आने का मतलब होता है, वेलोसिटी में चेंज आने का मतलब क्या होता है, या तो स्पीड बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है, या फिर वेलोसिटी घट रही है। जैसे आपने कार का एक्सीलरेटर प्रेस किया तो वेलोसिटी बढ़ेगी, त्वरण कहलाएगा। लेकिन जब आपने ब्रेक अप्लाई किया तो भी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, अब वेलोसिटी घट रही है। तो चेंज का मतलब क्या होता है, या तो बढ़ना या फिर घटना। जैसे आपने एक्सीलरेटर प्रेस किया तो कार की वेलोसिटी बढ़ रही है, ब्रेक अप्लाई किया कार की वेलोसिटी घट रही है। तो स्पीड चाहे बढ़े या घटे, मतलब सॉरी वेलोसिटी चाहे बढ़े या घटे, उसको हम त्वरण कहते हैं। तो वेलोसिटी में अगर चेंज आ रहा है यानी वेलोसिटी या तो बढ़ रही है या फिर घट रही है। चेंज आने का मतलब वेलोसिटी या तो बढ़ रही है या फिर घट रही है, उसको कहते हैं एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन निकालने का तरीका क्या है कि भाई कितना चेंज आ रहा है वेलोसिटी में, है ना। एक्सेलरेशन निकालने का तरीका क्या है कि चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी और अपॉन वो कितने समय में वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, डिवाइड कर दीजिए तो आपको त्वरण का मान मिल जाएगा कि वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है और वो चेंज कितने समय में आ रहा है, तो त्वरण का मान आपको निकल जाएगा। तो एक्सेलरेशन निकालने का क्या तरीका है, ए का मतलब क्या है एक्सीलरेशन, त्वरण। त्वरण निकालने का तरीका क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी और यानी वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन और बटा क्या समय, वो परिवर्तन कितने समय में हो रहा है उससे डिवाइड कर दीजिएगा तो कितना त्वरण हुआ वो पता चल जाएगा। अच्छा, वेग में परिवर्तन का मतलब क्या हुआ, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। वेग में परिवर्तन मतलब क्या, फाइनल वेलोसिटी से इनिशियल वेलोसिटी को घटा दोगे तो क्या आ जाएगा, वेग में परिवर्तन और बटा टाइम। जहां पे v क्या है, v हो गया आपका फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी यानी अंतिम वेग। फिजिक्स में अंतिम वेग को हम हमेशा v से निकालते हैं और इनिशियल वेलोसिटी को u से डिनोट करते हैं। इनिशियल वेलोसिटी को यानी प्रारंभिक वेग को u से डिनोट करते हैं। तो वेग में परिवर्तन का मतलब क्या होगा, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, तो क्या हो गया वेग में परिवर्तन और बटा क्या हो गया समय। तो हम कह सकते हैं एक्सेलरेशन को कैसे डिफाइन करेंगे, वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। वेग में परिवर्तन की दर, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, क्या हो गया वेग में परिवर्तन, टाइम से डिवाइड कर दिया तो क्या बन जाता है, रेट बन जाता है कि किस रेट से चेंज कर रहा है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये चेंज ऑफ वेलोसिटी हुआ, टाइम से डिवाइड कर दिया तो क्या बन गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज व्हाट, एक्सेलरेशन। जैसे मान लिया कि ये कोई बॉडी जो है वो रेस्ट में है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी जीरो है, रेस्ट में है मतलब प्रारंभिक वेग जीरो है, और इसको आपने इस पर फोर्स लगाया तो इसने चलना शुरू कर दिया और चलते चलते इसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई v, अंतिम वेग हो गया v, और ये कितने समय में हुआ है वो अगर दिया हुआ है तो आप निकाल सकते हैं। मान लिया ये बॉडी रेस्ट में थी और इसने रेस्ट से चलना शुरू किया, है ना, बॉडी रुकी हुई थी, प्रारंभिक वेग जीरो था, आपने इस पर फोर्स लगाया और इसकी वेलोसिटी हो गई 4 मीटर पर सेकंड, और ये कितने समय में हुआ, 2 सेकंड में हुआ। तो बताओ एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी होगी। एक बॉडी जो है इनिशियली रेस्ट में थी, आपने इस पे बल लगाया, ये मूव करना शुरू कर दिया और इसका अंतिम वेग हो गया 4 मीटर पर सेकंड, कितने समय में, 2 सेकंड के समय में। तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, तो आपने कहा सर एक्सीलरेशन होता है फाइनल वेलोसिटी, कितनी हो गई बढ़कर 4, इनिशियल कितनी थी 0, और बटा कितने समय में ये चेंज हुआ 2, तो ये 2 दूनी 4, एक्सीलरेशन हमारा आ गया 2। अब इसकी यूनिट क्या होगी एक्सीलरेशन की, वो जरा देखिए, एक्सीलरेशन की यूनिट क्या होगी इसको जरा देखिए। तो आपने क्या कहा कि एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, वेग में परिवर्तन होता है ना। आपने कहा कि वेग में परिवर्तन और वो परिवर्तन कितने समय में हो रहा है, यही त्वरण का मान दे देगा, वेग में परिवर्तन। तो देखो एक्सेलरेशन क्या है, मतलब वेलोसिटी बटा टाइम है। तो वेलोसिटी की एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकंड और टाइम की होती है सेकंड, तो क्या हो गया मीटर बटा सेकंड का स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, मीटर सेकंड माइनस 2, दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ योर वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन होता है क्या, वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेग में परिवर्तन, तो वेग का एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड, टाइम का सेकंड, तो मीटर अपॉन सेकंड का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर है तो ऊपर जाकर माइनस में आ जाएगा। सो आ गया हमारा क्या, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हुआ कि नहीं हुआ। तो आप एक्सेलरेशन को कैसे डिफाइन करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन, है ना। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण का मतलब ए हुआ, वेग में परिवर्तन ये हुआ, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ये क्या हो गया, चेंज इन वेलोसिटी, वेग में परिवर्तन, और टाइम से डिवाइड कर दिया तो क्या हो गया, वेग में परिवर्तन की दर। तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहेंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला बन के आ गया, बी माइनस यू बटा टी। कोई दिक्कत है, अभिलाषा देवी, आशीष पाल, साक्षी शुक्ला, नितेश, क्या बात है, सबने सही उत्तर दिया। तो एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी, मतलब वेग में परिवर्तन, अभी तो पढ़ा है, वेग में परिवर्तन और वो परिवर्तन कितने समय में हो रहा है उससे डिवाइड कर दीजिए। तो परिवर्तन का मतलब क्या हुआ, परिवर्तन का मतलब हुआ अंतिम वेग और माइनस प्रारंभिक वेग,
और वो कितने समय में हो रहा है। तो a इज इक्वल टू v माइनस यू बटा टी। कोई दिक्कत है किसी को समझने में, बता दो। तो ये एक्सीलरेशन हो गया आपका। अब देखिए हमने क्या बोला, एक्सीलरेशन जो होगा वो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होगी, पता ही है, एस आई यूनिट हो गया मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, मतलब मीटर सेकंड माइनस 2 हो गया। ओके, अब अगर हम आपसे बात ये कहें कि एक्सीलरेशन कितने टाइप का होता है, एक्सीलरेशन कितने प्रकार का होता है, तो एक्सीलरेशन का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी में चेंज आना, वेलोसिटी में परिवर्तन। वेलोसिटी में परिवर्तन का मतलब क्या हुआ, या तो वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, या फिर वेलोसिटी घट रही है। एक्सीलरेशन का मतलब क्या है, वेग में परिवर्तन। किसी वस्तु के वेग में अगर परिवर्तन हो रहा है तो उसको हम कहते हैं कि भाई त्वरण है उस बॉडी में, एक्सीलरेशन हो रहा है, बॉडी एक्सीलरेट हो रही है। तो एक्सीलरेशन का मतलब होता है वेलोसिटी में चेंज आना, और चेंज का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी या तो बढ़ रही है या फिर वेलोसिटी घट रही है। अगर किसी वस्तु की वेलोसिटी बढ़ रही है समय के साथ तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव एक्सीलरेशन, धनात्मक त्वरण। तो समय के साथ किसी वस्तु की वेलोसिटी बढ़ती चली जा रही है तो इसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव एक्सीलरेशन। और अगर वेलोसिटी क्या हो रही है, घट रही है, यहां पे वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, यहां पे वेलोसिटी क्या हो रही है, घट रही है। तो अगर समय के साथ वेलोसिटी बढ़ रही है तो हम कहेंगे कि पॉजिटिव एक्सीलरेशन है। जैसे कि आपने कार का क्या हुआ है, एक्सीलरेटर प्रेस किया है, एक्सीलरेटर प्रेस किया है, कार का एक्सीलरेटर दबाया है और कार की वेलोसिटी घट रही है, मतलब आपने ब्रेक अप्लाई किया है, आपने लगाया है ब्रेक, तो वेलोसिटी घटने लगेगी। तो अगर वेलोसिटी घट रही है समय के साथ तो इसको बोलते हैं निगेटिव एक्सीलरेशन। क्या बोलते हैं, निगेटिव एक्सीलरेशन, या इसको कहते हैं डिसीलरेशन, या इसको कहते हैं रिटार्डेशन, कई नाम है इसका। तो वेलोसिटी के बढ़ने को, समय के साथ वेलोसिटी बढ़ रही है तो उसको हम कहेंगे कि भाई पॉजिटिव एक्सीलरेशन हो रहा है, या सिर्फ एक्सीलरेशन कहने का मतलब पॉजिटिव एक्सीलरेशन हो रहा है। जैसे कि आपने कार का एक्सीलरेटर प्रेस किया तो समय के साथ वेलोसिटी बढ़ रही है तो ये पॉजिटिव एक्सीलरेशन होगा। और अगर आपने ब्रेक अप्लाई किया तो समय के साथ वेलोसिटी घटती जा रही है, घटती जा रही है, तो ये निगेटिव एक्सीलरेशन होगा। निगेटिव एक्सीलरेशन को डिसीलरेशन कहते हैं या रिटार्डेशन कहते हैं, है ना। तो अगर समय के साथ वस्तु के वेग में कमी हो रही है तो इसको हम कहते हैं ऋणात्मक त्वरण। क्या कहते हैं, ऋणात्मक त्वरण, या ऋणात्मक त्वरण को हम लोग मंदन भी बोलते हैं। क्या कहते हैं इसको, मंदन, गति मंद हो रही है, ठीक है जी, गति मंद हो रही है। आई बात समझ में। तो यहां पे हमने इसको लैंग्वेज में लिख दिया है, टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन, त्वरण के प्रकार। एक होता है धनात्मक त्वरण, इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस विद टाइम देन इट इज नोन एज व्हाट, एक्सीलरेशन या पॉजिटिव एक्सीलरेशन। यदि समय के साथ वस्तु का वेग बढ़ता है तो त्वरण का मान धनात्मक होगा। दूसरा है निगेटिव एक्सीलरेशन, ऋणात्मक त्वरण, इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस विद टाइम its acceleration will be negative and negative acceleration is also known as retardation और deceleration, है ना, retardation या deceleration। तो यदि समय के साथ वस्तु का वेग घटता है तो त्वरण ऋणात्मक होता है, जिसे हम मंदन यानी रिटार्डेशन भी कहते हैं। कोई शक है? पिंकी यादव, राम राम, कैसे हैं आप? हाँ गोविंद, पूछिए अपना क्वेश्चन। ये FF127.001 ये क्या है? क्लियर हुआ? दूसरा होता है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। समय के साथ इक्वल टाइम इंटरवल में वेलोसिटी में इक्वल अमाउंट में चेंज आता है तो हम उसको यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन बोलेंगे, है ना। जैसे अगर हम बात करें कि कोई बॉडी ऐसे चल रही है, मान लिया 1 सेकंड, 1 सेकंड, अगला 1 सेकंड, अगला 1 सेकंड, अगला 1 सेकंड, बॉडी 0 से चली और 1 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी बढ़कर हो गई कितनी, 10 मीटर पर सेकंड। अगले 1 सेकंड में भी उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड ही बढ़ी, यानी दूसरे सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी हो गई 20 मीटर पर सेकंड। अगले 1 सेकंड के बाद भी उसकी वेलोसिटी में इंक्रीमेंट कितना हो गया, प्लस 10 ऐड होते जा रहा है, 10 मीटर पर सेकंड और बढ़ गई। अगले 1 सेकंड में भी 10 मीटर पर सेकंड और बढ़ी, अगले 1 सेकंड में भी 10 मीटर पर सेकंड से और बढ़ गई। यानी हर सेकंड वेलोसिटी में जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो इक्वल अमाउंट में हो रहा है, इक्वल टाइम इंटरवल में वेलोसिटी में चेंज इक्वल अमाउंट में हो रहा है, तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक समान त्वरण, यानी वेलोसिटी बढ़ रही है एक समान मैग्नीट्यूड से। 1 सेकंड के बाद वेलोसिटी इसकी 0 से हो गई 10 मीटर पर सेकंड, अगले 1 सेकंड के बाद कितनी हो गई 20, अगले 1 सेकंड के बाद कितनी हो गई 30, यानी हर सेकंड स्पीड कितने अमाउंट से बढ़ रहा है, 10 मीटर पर सेकंड ऐड होता चला जा रहा है। तो मान लिया कि 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3, 4, 5 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 50 मीटर पर सेकंड। तो इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। लेकिन कोई बॉडी ऐसे चल रही है, ये 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड, मान लिया 1 सेकंड में इसकी वेलोसिटी 0 से हो गई 10 मीटर पर सेकंड, उसके बाद अगले 1 सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड के हिसाब से बढ़ गई, अगले में
30 मीटर पर सेकंड के हिसाब से बढ़ी, अगले में मान लिया कि फिर से 5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से बढ़ी, तो ये कहलाएगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। वेलोसिटी बढ़ रही है इक्वल अमाउंट से तो यूनिफॉर्म, अनइक्वल अमाउंट से तो नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, इसका बेहतरीन एग्जांपल ग्रेविटेशन में दिखाई देगा। तो एक समान त्वरण और असमान त्वरण यहां पे हमने लिखा है, इसको पढ़ लीजिए आप। शुक्रिया अंचल, आपका समझ में आ रही है बात? कब तक खत्म हो जाएगा? एग्जाम से पहले हम खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो यदि किसी वस्तु के वेग में एक समान समय अंतराल में वेग में समान परिवर्तन हो रहा है तो वस्तु का त्वरण एक समान त्वरण कहलाएगा। लेकिन यदि किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन एक समान समय अंतरालों में अलग अलग हो तो वस्तु के त्वरण को असमान त्वरण बोलेंगे। ठीक है, चलो ये तो हो गई त्वरण की बात। अब हम बात करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन की, गति के समीकरण की। इक्वेशंस ऑफ मोशन, गति के समीकरण की थोड़ा बात कर लेते हैं। याद रख लीजिएगा, इक्वेशंस ऑफ मोशन, गति के समीकरण। गति के समीकरण 3 आपको पढ़ने हैं। पहला जो गति का समीकरण है वो है v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, बचपन से पढ़ते होंगे। दूसरा है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा है v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, ये बचपन से पढ़ते होंगे, सबको याद होगा। पहला जो गति का समीकरण है वो हमें ये बताता है कि किसी निश्चित टाइम t के बाद, किसी निश्चित समय t के बाद वस्तु की फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई होगी। किसी समय अंतराल t के बाद वस्तु का अंतिम वेग अगर हमें निकालना है तो ये फॉर्मूला से निकालेंगे। ये दूसरा जो फॉर्मूला हमारा है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, किसी t टाइम के बाद बॉडी ने कितनी दूरी तय कर ली है ना, t टाइम के बाद बॉडी ने कितनी दूरी तय करी है ये निकालना है हमें, तो ये फॉर्मूला लगाते हैं। और तीसरा फॉर्मूला के t टाइम के बाद वस्तु की फाइनल वेलोसिटी, सॉरी, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये तीसरा होता है। ये इक्वेशन ऑफ, वो तो पहला ही लिख दिया था मैंने, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये गति का जो तीसरा समीकरण है वो हमें ये बतलाता है कि s दूरी तय करने के बाद वस्तु की फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई होगी। अगर ये हमें ज्ञात करना है तो तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं, जहां पर ये सब आपको पता ही होगा। v मतलब क्या है? v मतलब है आपकी फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेग। अंतिम वेग को हम हमेशा v से डिनोट करते हैं। और u तो आपको पता ही है, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग। क्या भाई साहब? प्रारंभिक वेग। t क्या है आपका? टाइम है। t क्या है? टाइम है। s क्या है? दूरी है। s क्या है? डिस्टेंस है। s क्या है? डिस्टेंस है, बोले तो दूरी है। तो देखो, पहला जो समीकरण है गति का वो हमें ये बताता है कि किसी टाइम t के बाद वस्तु की फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई होगी। किसी टाइम इंटरवल t के बाद वस्तु की फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई है ये निकालना है, तो हम v को लगाएंगे, पहला इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। किसी टाइम t के बाद वस्तु ने कितनी दूरी तय कर ली है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। और s डिस्टेंस कवर करने के बाद, s दूरी तय करने के बाद वस्तु की फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई होगी तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। इसी 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पे हल्के फुल्के न्यूमेरिकल्स रहते हैं। ठीक है जी। गुरु जी कह रहे कि हैप्पी बर्थडे सर। भाई मेरा हैप्पी बर्थडे आज नहीं है, मेरा हैप्पी बर्थडे होता है 28 फरवरी को, साइंस दिवस के दिन। ठीक है, जिस दिन साइंस डे है ना उस दिन होता है 28 फरवरी को। तो मेरे हैप्पी बर्थडे में अभी बहुत समय है। ठीक है गुरु जी। मुस्कान, ये लिखा हुआ क्या आ रहा है? .ff127.001, ये क्या है? सभी के कमेंट में ये क्या आ रहा है? क्लियर हुआ? जैसे एक सवाल आपको मैं यहां पे दे दूं कि एक स्कूटर है जिसने 36 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी गेन कर ली है जस्ट 10 सेकंड में। 10 सेकंड में 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड इसने गेन कर ली है जस्ट आफ्टर द स्टार्ट से। तो बताइए कि एक्सीलरेशन कितना होगा स्कूटर का? एक्सीलरेशन कितना होगा स्कूटर का? तो देखो, इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 रही होगी, u की क्या रहा होगा? 0 रहा होगा। स्टार्ट हुआ और उसके बाद 10 सेकंड के बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? 36 किलोमीटर पर आवर। कितने समय में? तो 10 सेकंड में। 10 सेकंड में। तो क्या पूछ रहा है कि एक्सेलरेशन कितना होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। यहीं से आ जाता है v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। ऐसे भी लगा लीजिए, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, चाहे ये वाला लगा लीजिए या फिर ये लगा लीजिए, यहीं से ये वाला इक्वेशन आता है। लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में है तो वेलोसिटी को हमें क्या करना पड़ेगा? मीटर पर सेकंड में लाना पड़ेगा। और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से गुना कर देते हैं, है ना। तो 5/18 से गुना कर देते हैं तो किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है। तो 18 दूनी 36 और 5 दूनी 10, तो ये हो गया हमारा 10 मीटर पर सेकंड। हुआ कि नहीं? तो एक्सेलरेशन निकाल लो। फाइनल वेलोसिटी हमारी हो गई कितनी है? 10।
स्टार्ट हुआ है, रेस्ट में था, तो 0 और बटा कितना हुआ, कितना सेकंड में, 10 सेकंड में। तो एक्सेलरेशन हमारा कितना हो गया, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको ऐसे लगा लीजिए, देखिए फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई 10, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 0, एक्सेलरेशन आपको निकालना है, टाइम कितना लगा 10 सेकंड, हो गया ना। तो 10a इज इक्वल टू कितना हो गया, 10a इज इक्वल टू हो गया 10, तो a इज इक्वल टू हो गया 10 अपॉन 10 मतलब 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है जी, तो रहने दें यहीं तक, आज यहीं तक रहने देते हैं। तो चाहे इस फार्मूला को लगाकर निकाल लो, चाहे उस फार्मूला को लगाकर निकाल लो। तो एक स्कूटर स्टार्ट होने के ठीक बाद 10 सेकंड में 36 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ लेता है। तो स्कूटर के त्वरण की गणना करें, तो त्वरण होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। इसको लगा लीजिए या ये इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लीजिए, एक ही बात है। तो यहीं तक रहने देते हैं।